ऑलराइट, सो हमारा पहला चैप्टर है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर जो है वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस है। यानी कि जब आप अपने आसपास देखते हो, सो यू कैन नॉट सी एयर, बट यू नो इट्स प्रेजेंट देयर। तो एयर में देर आर मल्टीपल कंपोनेंट्स, देर आर लॉट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स टू इट। उसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी, आर्गन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। सो इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब वो एक दूसरे में घुल गई हैं। यू डोंट सी कि ऑक्सीजन यहाँ पे दिख रही है एंड नाइट्रोजन यहाँ पे दिख रही है। दे आर ऑल इंटीग्रेटेड इनटू ईच अदर। वो अच्छे से बहुत अच्छा एक मिक्सचर है। सो दिस इज व्हाट दिस लाइन मीन्स, दैट इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। और ये जो एटमॉस्फेयर है ये हमारी अर्थ से अटैच है ड्यू टू ग्रेविटेशन एंड मूव्स विद द सेम स्पीड एंड डायरेक्शन। बहुत ही सिंपल बात है। ये हमारे एटमॉस्फेयर में रुकी इसलिए क्योंकि ग्रेविटी हर चीज़ पे लगती है हमारी अर्थ पे, और एटमॉस्फेयर भी उसी का पार्ट है। तो एटमॉस्फेयर भी ग्रेविटी की वजह से टुवर्ड्स द सेंटर अट्रैक्टेड है। तो अब अगर ग्रेविटी ने किसी चीज़ को पकड़ रखा है तो वो चीज़ ग्रेविटी के रिलेटिव उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। यानी जहाँ जहाँ ग्रेविटी उसको पुल कर रही है वो ग्रेविटी के साथ साथ यानी अर्थ की सरफेस के साथ साथ ही चलता जा रहा है। तो जो अर्थ की स्पीड होगी वही हमारे एटमॉस्फेयर की भी स्पीड होगी साथ साथ, और डायरेक्शन भी ऑब्वियसली हमारी सेम हो जाएगी। ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारे एटमॉस्फेयर की थिकनेस 480 किलोमीटर्स तक की होती है, और 80% ऑफ द एटमॉस्फेयर 16 किलोमीटर के अंदर अंदर ही समा जाता है। इस चैप्टर में मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ आपको अच्छे से समझनी है और क्या आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, तो जो एटमॉस्फेयर है उसका कुछ वेट भी है, और अगर वेट होगा तो वो कुछ प्रेशर भी एक्सर्ट करेगा। ये प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहा है इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी फिलहाल आपको ये याद रखना है कि इसका कुछ वेट है और इस वेट की वजह से उसका प्रेशर भी लग रहा है। और गैसेस की एक प्रॉपर्टी है कि जो उसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं वो काफ़ी होते हैं, तो उनको इजीली कंप्रेस या एक्सपैंड किया जा सकता है। तो हमारा एटमॉस्फेयर क्योंकि मोस्टली गैस का ही बना हुआ है तो सेम प्रॉपर्टी उसके पास भी होगी। साथ साथ वो स्पेस तो ऑक्यूपाई करती है पर उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं, जो हम कह रहे थे शुरुआत में कि वो होमोजीनियस मिक्सचर तो है, पर इसमें है क्या क्या। तो सबसे मेजर चंक आता है हमारी एयर में, वो है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के बाद नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्सीजन, फॉलोड बाय आर्गन एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अब आपको वैल्यूज़ याद रखनी है क्योंकि डीजी से ये डायरेक्ट वैल्यूज़ पूछ देता है। आपको बैक क्वेश्चन में ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो क्या है हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में। तो मेक श्योर दैट यू कि आप एटलीस्ट इन इन गैसेस की कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, कॉम्पोजिशंस को एटलीस्ट याद कर पाओ। सो ये तो हो गई गैसेस की बात, पर इसके अलावा भी हमारा एटमॉस्फेयर है जिसमें कुछ और चीज़ें हैं। एंड वन वन ऑफ द मेजर थिंग इज वाटर वेपर्स एंड सम सॉलिड पार्टिकल्स। इसमें जो वाटर वेपर है ये आपको ध्यान में रखना है। अभी ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसके बारे में हम और स्टडी करने वाले हैं अभी। जो ऑक्सीजन है, अच्छा यहाँ पे नोटिस करो अगर आप, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अगर ऐड कर दें तो ऑलमोस्ट 98-99% हमारी एटमॉस्फेयर इसी से कंप्राइज होती है। तो इसलिए जब भी हम एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उसमें लेके चलते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, इससे थोड़ा मैं ज़रा मार्क भी कर देता हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आपको कई जगह इसको याद करने के लिए ट्रिक भी मिल जाएगी। पहले बता देता हूँ उसका मतलब क्या है कि अगर बाय वॉल्यूम हम मेजर कर रहे हैं तो नाइट्रोजन इस टू ऑक्सीजन की वैल्यू एटमॉस्फेयर में जो मिलती है वो है 4:1, और अगर बाय वेट की बात करते हो तो वो 3:1 रेशियो हो जाता है। तो इसको याद करने का तरीका आपको कई जगह मिल जाएगा कि जहाँ पे वेट की बात हो रही है तो वेट में और 3 ऐसे आप याद कर सकते हो कि वो बस 90 डिग्री का टिल्ट है। और अगर आपको एक याद हो गया तो दूसरा याद ही हो जाता है। कोई लोग वॉल्यूम को 4 से एसोसिएट करते हैं तो ये उनको याद करने में हेल्प होता है। एंड बात ये है कि आपको इसको याद करना पड़ेगा, वॉल्यूम और वेट का रेशियो नाइट्रोजन इज टू ऑक्सीजन का। ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि रैपिड रिडक्शन ऑफ गैसेस विद हाइट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन इज नीडेड अबव 10,000 फीट। ये क्या कह रहा है कि जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर जाते हो, एलिवेशन आपका बढ़ता जाता है, तो जो गैसेस हैं वो इतनी डेंस नहीं रहती हैं एज ए हाइट के साथ आप ऊपर जा रहे हो। तो आपको ऑक्सीजन की भी आपको कमी होगी। तो इसलिए जब हम 10,000 फीट से ऊपर जाते हैं तो हमें सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। सिर्फ जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो सफिशिएंट नहीं होती है। एटमॉस्फेयर अप टू 80 किलोमीटर इज कॉल्ड होमोस्फेयर, अबव 80 किलोमीटर इट इज़ कॉल्ड हेट्रोस्फेयर। मतलब ये है कि हमने पढ़ा था कि 480 किलोमीटर तक हमारा एटमॉस्फेयर एक्सपैंड करता है, पर जो ग्राउंड से 80 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है उतने ही पार्ट हमारा होमोस्फेयर है। मतलब इसके अंदर जितनी गैसेस हैं वो बहुत अच्छे से एक दूसरे में घुली हुई हैं। इसके बियॉन्ड जब आप जाओगे तो वो हेट्रोस्फेयर कहलाती है। यानी अब गैसेस ना उतनी ज़्यादा अच्छी मिक्सचर नहीं है या मिक्सचर रिच नहीं है एक्चुअली। तो ये वही कहना चाह रहे हैं हेट्रोस्फेयर और होमोस्फेयर का।
तो अभी तक हमने बस कुछ कुछ फैक्ट्स यहाँ पे पढ़े हैं, आपको इन फैक्ट्स को ध्यान में रखना है। कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने बता दी इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखनी है, बीइंग ये कॉम्पोजिशन क्या क्या है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, वेरिएबल गैसेस। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, ये गैसेस वेरी करती हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इनमें आपको इन गैसेस का नाम याद रखना है। सबसे पहला WV से हम वाटर वेपर्स को डिनोट करते हैं। तो वाटर वेपर, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। ये 5 गैसेस हैं जो आपको अच्छे से याद रखना है। दीज आर वेरिएबल गैसेस, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। दे वेरी इन अमाउंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हमने ये समझ लिया और आपको नाम से भी क्लियर हो जाएगा ये तो। कॉन्सेंट्रेशन इज़ हायर इन इंडस्ट्रियल एरियाज, तो ऐसा क्यों? तो ये जो गैसेस हैं, अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन प्लेस टू प्लेस वेरी कर रही है, वो इसी वजह से क्योंकि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे इन गैसेस की रिलीज बहुत ज़्यादा है। ऐसी प्लेसेस में सल्फर के ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड्स या इन सब की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि ये सब वहीं से रिलीज होती है ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया से, इसलिए उस पर्टिकुलर एरिया में इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। ओके, अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑल्दो ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट तो बहुत कम मात्रा में है, पर इनका इफेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है वेदर एंड डेली लाइफ में हमारी। तो बस वेरिएबल गैसेस के बारे में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। इसके बारे में आपको काफ़ी पता भी होगा पहले से ही। तो ग्रीन हाउस गैसेस में अगेन हमारे पास 4 गैसेस हैं जो आपको याद रखनी है, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन एंड मीथेन। तो यहाँ पे एक नई टर्म आपके पास आएगी, सोलर रेडिएशन शॉक वेव। तो बताता हूँ क्या है। जो हमारे सन है उससे जो रेडिएशन आती है हमारे पास अर्थ तक, उसको हम सोलर रेडिएशन कहते हैं। सोलर यानी सन से आने वाली रेडिएशन। इजी, ये अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो ये जो गैसेस हैं ये डायरेक्टली इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं करती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे एटमॉस्फेयर में ये सारी जो 4 गैसेस प्रेजेंट हैं, सन से आने वाली रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब नहीं कर रही हैं। तो होता क्या है, जब ये रेडिएशंस अर्थ पे आती हैं तो ये अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती हैं। आती शॉर्ट वेव रेडिएशन है, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं तब वो लॉन्ग वेव रेडिएशन हो जाती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद इनको टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस कहते हैं। आने वाली सोलर रेडिएशन, रिफ्लेक्ट होने वाली टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, आने वाली शॉर्ट वेव, रिफ्लेक्ट होने वाली लॉन्ग वेव। तो जो ये रिफ्लेक्ट हुई है, रिफ्लेक्टेड लॉन्ग वेव रेडिएशन को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब इसको पढ़ के देखते हैं। दे डू नॉट एब्जॉर्ब मच ऑफ द सोलर रेडिएशन शॉर्ट वेव, but they do absorb long wave terrestrial radiation and re-radiate them, hence they cause greenhouse effect। यानी कि जो रेडिएशन सन से आ रही थी उसको तो एब्जॉर्ब किया नहीं, अर्थ पे रिफ्लेक्ट हुई और अपने अंदर ट्रैप कर लिया, और ट्रैप करके इनको वापस री रेडिएट कर देती है एनवायरनमेंट में। तो इसकी वजह से हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज होता है। इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि दे कीप द अर्थ वार्मर देन इट वुड हैव बीन अदरवाइज। तो अर्थ का टेम्परेचर अगर ज़रूरत से ज़्यादा गर्म या ज़रूरत से ज़्यादा देर तक गर्म रहेगा तो वो हमारा एक्वेटिक लाइफ पे या नॉर्मल हमारे आसपास की लाइफ पे भी इफेक्ट डालेगा। और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ दीज गैसेस कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ओके, तो मैं आपको एक बार डायग्राम से भी समझा देता हूँ। तो मान लो कि ये आपका सन है और ये हमारी अर्थ है। अब क्या होता है कि जो सन से आने वाली रेडिएशन है वो अर्थ से रिफ्लेक्ट होती है। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट हैं, लेट्स से हमारे अर्थ की ये एटमॉस्फेयर है, अब इस एटमॉस्फेयर में ये जो गैसेस थी तो ये इन रेडिएशन का एब्जॉर्ब नहीं करता है। जो हमारी ये वाली रेडिएशन थी ये हमारी शॉर्ट वेव थी, और जब वो रिफ्लेक्ट हुई तो वो लॉन्ग वेव हो गई। उल्टा नहीं पढ़ा रहा हूँ, सोच के लगता है कि जो सन से आने वाली होगी उसको लॉन्ग वेव बोलेंगे और रिफ्लेक्ट होने वाली शॉर्ट वेव, बट होता उल्टा है। तो ये दोनों रेडिएशंस अलग हैं, ध्यान देना है इस बात पे। अलग हैं, तो जो ये गैसेस हैं, हमारी गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये इस वाली को एब्जॉर्ब नहीं करती हैं, ये एब्जॉर्ब करती हैं शॉर्ट वेव को। तो ये इसमें ट्रैप हो जाएगी और ये वापस उसको एटमॉस्फेयर में री रेडिएट कर देगा। तो इसकी वजह से हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, ड्राई वर्सेस सैचुरेटेड एयर। तो जो वाटर है वो हमारा 3 फेजेस में हमें मिलता है। तो इन 3 फेजेस को एक बार देख लेते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो पता ही है, पर सॉलिड में भी क्या। तो वहाँ पे 3 और चीज़ें हमारे पास, हमें स्नो के फॉर्म में मिल सकता है, आइस के फॉर्म में मिल सकता है, या फिर हेल के फॉर्म में मिल सकता है। लिक्विड में वो ड्रिजल हो सकता है, रेन हो सकता है, शावर हो सकता है, और गैसेज में वाटर वेपर। अच्छा, वाटर वेपर को कहीं कहीं जगह पर ऐसे भी लिख सकते हैं, H2O इन गैशियस फॉर्म।
तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें थी कि वाटर किस किस फेज़ में कैसे कैसे मिलता है, आपको ये सारी याद करनी होंगी कि सॉलिड में किस फॉर्म में, लिक्विड में किस में, और गैसेस में किस फॉर्म में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज़ ये है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर रैपिडली डिक्रीजेज विथ हाइट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये पॉइंट में तो समझने में दिक्कत नहीं होगी कि जैसे जैसे आप हाइट के साथ ऊपर जा रहे हो, तो क्योंकि एटमॉस्फेयर का कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो रहा है, तो नॉर्मल सी बात है कि जो वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होंगे उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी धीरे धीरे हाइट के साथ कम होती जाएगी। नेक्स्ट चीज़ है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज़ आपके पास एक कंटेनर है और एकदम एग्जैक्टली आपके पास एक आइडेंटिकल कंटेनर है। एक तरफ हम रखते हैं कोल्ड एयर और एक तरफ हम रखते हैं वार्मर एयर। ओके, तो कोल्ड एयर जो है, इसमें जो हमारे पार्टिकल्स होंगे वो कंपैरेटिवली थोड़े पास पास होंगे। आई होप ये आपको समझ में आती होगी बात। और जो हमारा वार्मर एयर होगा, उसमें जो पार्टिकल्स होंगे एयर के, वो थोड़े थोड़े अपने दूर दूर होंगे, उनके बीच में थोड़ा स्पेस होगा। अब अगर मैं बोलूँ, इसको कलर चेंज कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये हमारा वार्मर एयर है, ठीक है। हमारे पास अब वाटर वेपर्स हैं जो इन एयर में एंटर करना चाहते हैं। तो कौन से केस में उनके पास ज़्यादा स्पेस होगी एंटर करने के लिए? अगर मैं वाटर वेपर हूँ और मैं इधर आता हूँ, तो मेरे पास एक ये जगह है, थोड़ी सी ये है, यहाँ पर थोड़ी सी जगह है, यहाँ है और यहाँ है, और लेट्स से यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं इतना ही वाटर वेपर इंट्रोड्यूस कर पाया। पर अगर यहाँ देखा जाए, यहाँ पे मेरे पास कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा जगह है। अगर मैं वाटर वेपर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखता हूँ, तो मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, 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 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, बहुत सारा स्पेस है। तो आपने देखा कि सेम वॉल्यूम ऑफ गैस, लेकिन अगर दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, तो जो वार्मर एयर है वहाँ पे वाटर वेपर की ज़्यादा टेंडेंसी एंटर करने की। तो अब अगर आप इस लाइन को वापस पढ़ो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। यानी अगर आप यहाँ देखो कि हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर डिपेंड तो कर रहा है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ पे कोल्ड एयर के कंपैरिजन में वाटर वेपर भी ज़्यादा प्रेजेंट होगा, फिजिकल कंडीशंस अगर सेम है तो। ओके, यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि वार्मर एयर विल हैव मोर एयर मॉलिक्यूल्स फार अवे फ्रॉम ईच अदर एज कम्पेयर टू कोल्डर एयर, हेंस वाटर वेपर विल यूज द स्पेस टू फिट इन, हेंस वार्मर एयर कैन विदहोल्ड मोर वाटर वेपर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ओके, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझते हैं इस चीज़ को। जो हमारा ट्रॉपिक्स है, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक का जो रीजन है बीच में, इसमें जो है वाटर वेपर की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है 4% पे, ठीक है। तो ट्रॉपिक्स के एयर कैन होल्ड एज मच एज 4% ऑफ वाटर वेपर बाय वॉल्यूम, ये मैक्सिमम, ठीक है। तो वाटर वेपर इज नेग्लिजिबल एट पोल्स एट एंड 30,000 फीट अबव। तो मतलब अगर तुम ध्यान से समझो तो टेम्परेचर से कुछ लिंक कर पाओगे, क्योंकि अगर अगर तुम्हारा हाइट 30,000 फीट से ऊपर जा रहे हो तो टेम्परेचर बहुत कम है, और पोल्स में भी ऑलमोस्ट सेम कहानी है, इसलिए वहाँ पे वाटर वेपर की कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो गई है। लेकिन ट्रॉपिक्स में ये चीज़ मैक्सिमम है, और सोच के देखो क्यों। इक्वेटर के आसपास का जितना एरिया है वहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट है, वहाँ पे एयर मैक्सिमम ड्राई होगी। तो अगेन टेम्परेचर वाला जो रिलेशन हमने पहले पढ़ा कि वाटर वेपर के पास जाने की स्पेस ज़्यादा है उस एयर के अंदर। एक बढ़िया चीज़ और पढ़ाता हूँ यहाँ पे, जो ये चीज़ है ट्रॉपिक्स, ये चीज़ को कैसे समझना है। तो देखो, जो ये हमारा अर्थ है, इमेजिन करो, जब भी मैं ऐसी बात बोलूँ ना कि आपको उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे जाना है, तो समझ जाओ आप उसके ऊपर बैठ गए हो, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर आप अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हो तो खुद को अर्थ समझो। तो अभी हम अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हैं, तो मैं अर्थ के एकदम सेंटर पे हूँ, मुझे आसपास अपने पूरे एक स्फीयर दिख रहा है, ठीक है। तो सेंटर से अब अगर मैं 1 डिग्री की लाइन खींचूँ अर्थ के एंड पे, उस कर्वेचर पे, अब इसको धीरे 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 अगर मैं ऊपर ले जाऊँ 90 डिग्री तक, तो मैं एग्जैक्टली पोल की तरफ देख रहा हूँ इस समय। और अगर मैं 0 कर दूँ तो मैं अपने सामने देख रहा हूँ, यानी इक्वेटर पे। और अगर मैं इसको -90 कर दूँ तो मैं साउथ पोल पे इस समय देख रहा हूँ। अगर नॉर्थ पोल मेरे ऊपर है, साउथ पोल मेरे नीचे है, और मैं एकदम सेंटर में हूँ। तो आई होप ये आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करने में हेल्प करेगा। अब डायग्राम के थ्रू इसे समझते हैं कि ये जो हमारी अर्थ है, अगर मैं एकदम उसके सेंटर पे हूँ और अगर मैं कहूँ कि मुझे 0 डिग्री पे जाना है, तो वो ये लाइन होगी। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे 90 डिग्री जाना है, तो वो ये लाइन होगी 90 डिग्री नॉर्थ, ऑलराइट। तो ऐसे ही अगर 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि लगभग इतना, और वही 23.5 डिग्री साउथ, यानी लगभग इतना, ठीक है।
तो ये हमारे पास एक सेक्टर आ गया। अब इसको पूरी अर्थ में घुमा देते हैं, यानी इसको अगर पूरा 360 में रोटेट करके देखें तो कैसा दिखेगा, ये हमारा इक्वेटर हो जाएगा और ये हो जाएगा 23 नॉर्थ और ये हो जाएगा 23 साउथ। तो ये जो इतना एरिया पूरा आया, ये बीच का एरिया मैं आपको शेड भी करके दिखा देता हूँ। ये जो है हमारा ये ट्रॉपिक का रीजन हो गया इतना, और यहाँ से ये एंगल जो है ये और ये एंगल जो है ये दोनों इक्वल हैं, और कितना है ये थीटा, 23 एंड 5 नॉर्थ साउथ। तो आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब सन से जो रेडिएशंस आ रही हैं वो इस एरिया पे पर्टिकुलरली ज़्यादा है। ऑलराइट, तो वाटर वेपर की बात इतनी हो ही रही है तो एक चीज़ और पढ़ते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ध्यान से समझना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो प्रेजेंट है अभी फ़िलहाल आपके आसपास की एयर में, और जो मैक्सिमम वो होल्ड कर सकती है इनटू 100। रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक रेशियो है परसेंटेज में, किस चीज़ का? अभी आपके आसपास जो एयर है उसमें कितना ह्यूमिडिटी है, उसमें कितना वाटर वेपर है, अपॉन मैक्सिमम वो कितना वाटर वेपर ले सकती है। बस इजी, इससे ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो मैक्सिमम वाली चीज़ है वो 4% होती है ट्रॉपिक्स में, है ना। तो ये वैल्यू तो हमें डिनोमिनेटर तो समझ में आता है कि ये 4% है। जो ये वैल्यू है यही वो वैल्यू है जो चेंज होगी टेम्परेचर के साथ, जगह के साथ। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम एक फिक्स टेम्परेचर पे बात करते हैं और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो रेशियो हमारा आता है वो होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, तो इसी से अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है सैचुरेटेड एंड ड्राई एयर। पहले से आपको ये बात समझ में आती है कि जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू तो 4 है, ये मुझे समझ में आता है क्योंकि मैक्सिमम यही हो सकता है। पोल्स पे जाऊंगा तो और कम होता जाएगा, या फिर कहीं भी और जाऊंगा एल्टीट्यूड के साथ बढ़ूंगा तो वो कम हो रही है, तो मैक्सिमम जो है वो 4% है। तो क्या हो अगर मेरे आसपास की एयर है उसकी भी ह्यूमिडिटी या उसकी भी वाटर वेपर की वैल्यू 4 आ जाए, तो यानी मेरा न्यूमरेटर भी 4 हो गया, डिनोमिनेटर भी 4 हो गया। तो सॉल्व करने के बाद मेरी वैल्यू जो आगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी की 100, यानी अगर मेरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू 100% आ जाए तो उस एयर को मैं कहूँगा सैचुरेटेड एयर। यानी इस एयर के अंदर अब बिल्कुल स्पेस खत्म हो चुकी है कि वाटर वेपर इसके अंदर एंटर कर सकते हैं, तो दैट इज़ आर सैचुरेटेड एयर। वही चीज़ मैंने लिखी हुई है, यानी अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल्स टू 100% द एयर इज कॉल्ड सैचुरेटेड एयर। और एक चीज़ और है कि अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% से कम आ रही है तो उसको अनसैचुरेटेड एयर कहेंगे। बहुत सिंपल, 100 है तो सैचुरेटेड, 100 नहीं है तो अनसैचुरेटेड। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ गैसेज हैं, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इनसे डायरेक्टली थ्योरी वाले कुछ कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये बस फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। मैं आपको एक बार समझा भी देता हूँ वो क्या क्या मीन कर रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानते हैं थोड़ा, कि ये प्रोड्यूस होता है बर्निंग ऑफ फ्यूल से या फिर वुड से, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंडस्ट्रियल एरियाज़ में हाई होती है, लेकिन पोलर रीजन्स और हाई एल्टीट्यूड में नेग्लिजिबल होती है। हमने वेरिएबल गैसेस के बारे में भी पढ़ा था इसके बारे में उस टाइम। और लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ओशंस में डिजॉल्व होता है। मुझे बस ये काम की चीज़ लगी थी इसमें। ओजोन के बारे में जानते हैं थोड़ा, कि ओजोन जो है, ये ओजोन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओजोन जो है अपर एटमॉस्फेयर में मिलता है। अपर एटमॉस्फेयर में कहाँ एग्जैक्टली, इसकी रेंज जो है सरफेस से 10 से 50 किलोमीटर के बीच में होती है, और जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो 20 से 25 किलोमीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ पे मिलता है वो। ओके, ओजोन के बारे में खास बात क्या है कि ये जो है सन से आने वाली यूवी रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से इसकी खुद का टेम्परेचर बढ़ जाता है और इसका वेट भी बढ़ जाता है। जब इसका वेट बढ़ जाता है तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाता है। तो इसलिए जो हमने ये रेंज पढ़ी थी, ये 10 से 50 किलोमीटर के अंदर ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि उसके अंदर रेडिएशन इस समय कितनी आ रही है, सोलर रेडिएशन जितनी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, और वेट उसका कम ज़्यादा हो रहा है। तो ओजोन मॉलिक्यूल्स देन सिंक एंड एक्यूमुलेट इन द लोअर लेवल्स, तो हमने पढ़ लिया। ओके, अच्छा, ओजोन के कुछ फ़ायदे हैं वो हम देख लेते हैं एक बार, कि ओजोन जो है यूवी रेडिएशन जो है हमारे लिए हार्मफुल होती है बहुत ज़्यादा, तो उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। तो हमें स्किन कैंसर से बचाता है, सनबर्न से बचाता है, और कैटरेक्ट से भी बचाता है। ये थोड़ा आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा कि ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में, ओजोन में एक होल है, तो उसके बारे में क्या हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कि ओजोन लेयर जो है थिन हो गई है और उसके ऊपर लार्ज होल्स फॉर्म हो गए हैं, मेनली ओवर पोलर लैटिट्यूड, पोलर रीजन में ये चीज़ ऑब्जर्व हुई है। इसके जो प्राइमरी रीजन है वो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है, एक्सेसिव यूज ऑफ हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट, सॉल्वेंट्स, क्लोरोकार्बन एक्सेट्रा। तो बस फैक्चुअल चीज़ें जो आपको याद रखनी है, ठीक है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर मास विद हाइट, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी अब तक हमने ये पढ़ा कि जो
एटमॉस्फेयर है वो अर्थ से चिपका इसलिए है क्योंकि अर्थ ने ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगा रखी है एटमॉस्फेयर के ऊपर। तो आपने स्कूल में पढ़ा होगा फिजिक्स में भी कि जो ग्रेविटी का इफेक्ट है वो लीनियर नहीं है, वो हाइट के साथ साथ वेरी करता रहता है। जितना आप हाइट में ऊपर जाते जाओगे ग्रेविटेशनल पुल उन चीज़ों पे और कम होता जाएगा। तो यही सेम इफेक्ट आपको एटमॉस्फेयर पे भी दिखेगा हमारे। तो अगर आप सरफेस से 6 किलोमीटर तक ऊपर जाते हो वहाँ तक आपका 50% तक एटमॉस्फेयर कंप्राइज कर देता है। ठीक है, इसको थोड़ा डायग्राम से भी समझाता हूँ थोड़ा यहाँ पे कि अगर आप देखो ऐसा कि अर्थ की जो सरफेस है ग्रेविटी जो नीचे लग रही है हमारे पास, तो ज़्यादातर जो है मॉलिक्यूल्स में थोड़े बड़े कर लेता हूँ, जो एटमॉस्फेयर के एयर पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादातर इस हाइट तक काफ़ी ज़्यादा होंगे क्योंकि ग्रेविटी यहाँ पे लग रही है ज़्यादा। जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर जाओगे थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस आ जाएगा इन पार्टिकल्स के अंदर क्योंकि अब ये लूजली अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स द ग्राउंड। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसा दिखेगा जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर जाओगे ये और दूर और दूर और दूर एक दूसरे से स्पेस्ड आउट होंगे। तो वही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो ग्रेविटी की अट्रैक्शन है क्योंकि वो लीनियर नहीं है इसलिए जो हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी धीरे धीरे हाइट के साथ कम होती रहती है। 6 किलोमीटर तक 50% ऑफ द एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है। मतलब 6 किलोमीटर की हाइट के नीचे ही हमारा आधा एटमॉस्फेयर है। अगर यही हाइट 10 किलोमीटर हो जाती है तो वो 75% तक चला जाता है और 35 किलोमीटर तक तो 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है। याद है शुरुआत में हमने पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर जो है 480 किलोमीटर तक जाता है, लेकिन अगर तुम देखो तो 35 किलोमीटर तक ही 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर खत्म हो चुका है। यानी इसके बाद सिर्फ 1% ऑफ द एटमॉस्फेयर 480 किलोमीटर तक एक्सटेंड हो रहा है। तो सोच के देखो कि वो कितना ज़्यादा एक्सपैंड हो रखा है। अच्छा, मैंने इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग शॉर्ट भी बना रखा है, अगर आपने वो देखा है तो ज़रूर कमेंट करना। तो अब हम थर्मल लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर की। उससे पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे पास। तो हमें इतना समझ में आता है कि सन से आने वाली सोलर रेडिएशन जो है वो एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही हैं और रिफ्लेक्ट हो रही हैं वापस और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज हो रही हैं। क्वेश्चन ये है कि जब ये सोलर रेडिएशन एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही हैं तो पहले कौन हीट अप ज़्यादा होगा, जो एटमॉस्फेयर है वो या फिर सरफेस? वीडियो को पॉज करो और 2 मिनट सोचो इस बारे में। आने वाली रेडिएशन पहले किसे हीट करेंगी, जो वो एटमॉस्फेयर से क्रॉस कर रही हैं उसको या फिर अर्थ को? ओके, तो आई होप आपने सोचा होगा इस बारे में। तो अगर तो आपका आंसर एटमॉस्फेयर था तो इट्स रॉन्ग। मैं बताता हूँ क्यों। याद करो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो एग्जैक्टली वही होता है यहाँ पे भी। जब हमारी सोलर रेडिएशन एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं तो बहुत ईजिली सब कुछ बाईपास करके पहले सरफेस पे जाती हैं एंड देन वो रिफ्लेक्ट बैक करती हैं। अब क्योंकि हमारे पास जो गैसेज हैं यहाँ पे वो सोलर रेडिएशन तो एब्जॉर्ब कर ही नहीं रही थी, तो इसलिए उनको ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं इस चीज़ से, और वैसे वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। लेकिन जो वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब करती हैं और इसको एब्जॉर्ब करके वो हीट ट्रैप भी करती है अपने अंदर। यानी सन से आने वाली रेडिएशन अर्थ को हीट करती है और अर्थ इन रिटर्न एटमॉस्फेयर को हीट करती है। सोलर रेडिएशन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर रेज करने के लिए। था ना इंटरेस्टिंग? तो एक बार इस चीज़ को पढ़ते हैं कि विल द सोलर रेडिएशन हीट द एयर फर्स्ट और द सरफेस ऑफ द अर्थ? तो आंसर है जो हमारा सरफेस है, यानी एयर इज़ अ पूर कंडक्टर ऑफ हीट एक्सेप्ट फॉर ओजोन लेयर। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने ये भी पढ़ा था कि जो ओजोन है वो सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है। तो पूरे एटमॉस्फेयर में सिर्फ ये एक एक्सेप्शन आता है कि जो सोलर रेडिएशन है वो सिर्फ ओजोन लेयर ही एब्जॉर्ब करती है और उसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो ओजोन एब्जॉर्ब द सोलर रेडिएशन एंड मोस्ट ऑफ द शॉर्ट फॉर्म वेव्स डू नॉट हिट द एटमॉस्फेयर डायरेक्टली। Hence, solar radiation heat the Earth's surface and the surface in return heats up the atmosphere. हीट के बारे में जब इतना बात कर ही रहे हैं तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। दो प्राइमरी चीज़ें हैं जिससे हमारे पास हीट मिलती है। सबसे पहली है सेंसिबल हीट, इसके बारे में आपने सुना ही होगा। पहला है कंडक्शन, देन कन्वेक्शन एंड देन रेडिएशन एंड देन इट इज़ द लेटेंट हीट, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन। तो कंडक्शन के बारे में हमें इतना जानना है कि जो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से होती है। कन्वेक्शन में हमें जानना है कि वो मूवमेंट ऑफ एयर मास हो सकता है या मूवमेंट ऑफ गैसेस हो सकती है। और रेडिएशन के बारे में हमें ये जानना है कि वो सोलर रेडिएशन हो सकती है और रिफ्लेक्शन के बाद हमारी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हो जाती है। तो ये इसमें जो आपको याद रखने वाली चीज़ है वो है इनकी परसेंटेज, कि जो सेंसिबल हीट है वो 23% कॉन्ट्रीब्यूट करती है हमारे एटमॉस्फेयर को हीट अप करने में, और लेटेंट हीट जो है वो 77% तक कॉन्ट्रीब्यूट करती है एटमॉस्फेयर को हीट अप करने के लिए। ओके, अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर शुरू होता है। अब हम एक एक करके लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है यहाँ से चैप्टर। आप जानोगे कि
कौन सी लेयर कहाँ तक एक्सटेंड करती है, उस लेयर में फ्लाइंग होती है या नहीं होती है, और ये लेयर कहाँ तक एक्सपैंड, कहाँ तक वेरी करती है।